नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल तीर्थदर्श में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में। संसद के मानसून सत्र का समापन हो गया। हंगामी, बहुत कम काम वाला ये सत्र आखिरी दिन एक ऐसा मुद्दा देश के सामने छोड़कर गया, अब देश इसमें आराम से 6 महीने उलझा रह सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संसद में पेश किए गए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 130वें संविधान संशोधन विधेयक की। ये बिल संसद में पेश कर दिया गया। प्रतिपक्ष को नाराज होना था, बहुत स्वाभाविक सी बात थी, और इस बिल की प्रतियां विपक्ष के सदस्यों ने फाड़ कर संसद में ही फेंक दी। गोले बनाकर ये गोले फेंके गए गृह मंत्री के ऊपर। हालात इतने बिगड़े कि संसद में ही बुलाना पड़ा मार्शल को, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संसद हंगामों के साथ शुरू हुआ और हंगामों के साथ ही ख़त्म हो गया। लेकिन ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या लेकर आया? क्या है इसके आंचल में, क्या छुपा हुआ है? क्यों सत्ता पक्ष इसको लागू करना चाहता है और क्यों विपक्ष इस पर इतना नाराज़ है, डरा हुआ है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे तीर्थदर्श के इस एपिसोड में। आइए बात करते हैं, ये संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया गया, इसके पीछे सरकार क्या कह रही है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा, और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जो आज बिहार के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने भी बातें कही, और इसी बिल के बारे में राहुल गांधी भी बिहार में अपने दौरे में वोट चोरी के साथ साथ ये संविधान संशोधन विधेयक का मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर खुद ब खुद ये परिस्थितियाँ पैदा की। देश में पिछले दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों में, संविधान तोड़ने के आरोपों में या दूसरे आरोपों में कुछ मुख्यमंत्री और मंत्री गिरफ्तार किए गए। वे जेल में गए, और जेल में जाने के बावजूद न उन्होंने पद छोड़ा, न उन्हें पद से हटाया गया, बल्कि उन्होंने जेल में रहकर ही सरकार चलाई। यानी सरकार की भाषा में जो छिपा हुआ भाव है, ये कह सकते हैं सरकार का ये कहना है कि अपराधी सरकार चला रहे थे, या कम से कम कहिए अभियुक्त सरकार चला रहे थे, और इसका उन्हें कोई हक नहीं था। उदाहरण साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता है, जो गिरफ्तार किए गए, 5 महीने जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जेल से बाहर आने के बाद। अरविंद केजरीवाल ही क्यों, उनके 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये दोनों भी जेल की हवा खा करके आए, जेल में रहे हैं, और दोनों ही मंत्रियों को, ख़ास तौर पर हम सत्येंद्र जैन की बात कर सकते हैं, सत्येंद्र जैन ने आखिर तक इस्तीफा नहीं दिया, मनीष सिसोदिया ने बाद में इस्तीफा दे दिया। साफ सी बात है, आपकी ओर सबसे ज़्यादा इशारा भाजपा और उसकी सरकार या एनडीए और उसकी सरकार करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा पहला उदाहरण नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनको गिरफ्तार किया गया, या फिर जिन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कस्टडी में रखा गया, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा। याद कीजिए, जयललिता, सुश्री जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, और मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जयललिता ने कुछ बातों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिया, लेकिन दिया तब जब राजभवन से राज्यपाल से मिलने जाते वक्त उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी चरण पादुकाएँ अपने बहुत विश्वसनीय साथी को सौंपी और आराम से जेल में रहकर आए। वहाँ से आते ही उनके भरत ने गद्दी उन्हें सौंप दी। जनता क्या सोचेगी, इसकी परवाह राजनीति कभी नहीं करती। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में आज भी सजा याफ्ता है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। आज भी राजद की कमान उन्हीं के पास है। खैर, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन ये बिल लाना क्यों पड़ा?
यदि ये बिल लाना था, अरविंद केजरीवाल के प्रकरण को सामने रखकर लाना था, तो पहले भी लाया जा सकता था। एक दूसरा किस्सा और हुआ यूँ कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे गए और वे भी गिरफ्तार हुए। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री को उन्हें हटा देना चाहिए था, मुख्यमंत्री स्टालिन ने उनको नहीं हटाया और आखिरकार वहाँ के राज्यपाल ने उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। इस पर डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन बहुत आहत हुए, बड़ा हंगामा हुआ। भविष्य में भी ऐसे केस जरूर होते। हालांकि संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर भी ये आरोप लगाया गया कि आप भी मंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए थे और आपने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन गृह मंत्री ने इसका जवाब तुरंत दिया और कहा नैतिकता के आधार पर उन्होंने तुरंत पद त्याग कर दिया था। खैर, ये तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, सरकार इस मुद्दे को लाने के लिए, इस संविधान संशोधन बिल को लाने के लिए जो मंशा बता रही है, उसके अनुसार उसकी मंशा है राजनीति में शुचिता को लाना, जनता का विश्वास कायम रखना, लोकतंत्र की उच्च परंपराओं और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाना, जनता का ये विश्वास जिससे कि बना रहे कि कहीं से भी कोई अपराधी या ऐसा व्यक्ति जिस पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, जो जेल में है या जेल जा रहा है, वो उसको शासन करने दिया जा रहा है। यानी राजनीति में शुचिता, स्वच्छता, पारदर्शिता, उसको संविधान सम्मत तरीके से चलाने की बात के साथ ये बिल लाया गया है। देखिए कितनी अच्छी बातें इसके पीछे हैं, ये बातें सत्ता पक्ष बता रहा है, लेकिन विपक्ष डरा हुआ है, घबराया हुआ है और साथ ही साथ इसके पीछे दूसरी मंशा को ताड़ रहा है। विपक्ष के अनुसार ये बातें कहने की सरकार के बहुत सारे मंत्री आज भी शक के घेरे में हैं, यहाँ तक कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी आरोप लगाते हैं। और जहाँ तक बात आती है इस बिल के प्रस्तावों की, जैसे कि सरकार कह रही है, इसके दायरे में केवल राज्य सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं आएंगे, बल्कि इसके दायरे में केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। यानी यदि किसी को ऐसे संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या उसको हिरासत में रखा जाता है जिसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो फिर 30 दिन तक वो जमानत की प्रतीक्षा कर सकता है, जमानत की कोशिश कर सकता है, और यदि उसे जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन या तो उसे खुद त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा स्थिति में मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को हटाना होगा, या फिर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को क्रमशः मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देना होगा। ये बात कह रहे हैं हमारे मंत्री, ये बात कह रहा है ये बिल, इसके प्रस्ताव इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें कुछ और देख रहा है। विपक्ष कह रहा है, ममता बनर्जी ने खुलकर कहा है, ये एक प्रकार से सुपर इमरजेंसी लादने की प्लान है। केंद्र सरकार बहाना बना करके राज्य सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। उनके मंत्रियों पर आप आरोप लगाइए, मुख्यमंत्री पर आरोप लगवाइए, ईडी, सीबीआई या दूसरी संस्थाओं जो आपके अंडर में आती हैं, जो आपके इशारों पर काम करती हैं, उनके अनुसार, आपके अनुसार काम करती हैं, उनको भेजिए, गिरफ्तार करवाइए। और न्यायालय की प्रक्रिया इतनी धीमी है, 30 दिन का समय आराम से निकल जाएगा और 31वें दिन आप उस मुख्यमंत्री को या मंत्री को हटा दीजिए। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। साथ ही साथ विपक्ष के अनुसार ये बिल संविधान की उस मूल भावना का भी अनादर करता है, उसको भी नहीं मानता जिसमें साफ कहा गया है, इनोसेंट अनटिल फाउंड गिल्टी, यानी जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष हैं। और ये बिल आपको गिरफ्तार होने पर या हिरासत में होने पर ही, चाहे आपके ऊपर दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, आपको पद छोड़ने के लिए कहता है। उदाहरण इस तरीके के और भी मिलते हैं। संविधान में धारा है 356(a) केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है कि वो यदि इस बात को महसूस करते हैं कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था काबू से बाहर हो गई है,
राष्ट्रद्रोह का काम हो रहा है, राज्य या देश के विखंडन के आसार आ रहे हैं, तो ऐसे में आप वहाँ की सरकार को भंग करके, वहाँ की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। उद्देश्य अच्छा है, इसके पीछे भी मंशा अच्छी है, भारत को एक रखने की मंशा है, संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखने की मंशा है। लेकिन इस देश ने देखा है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में किस तरीके से एक ही झटके में, एक एक नहीं, दो दो नहीं, 7 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई। उसके बाद जनता पार्टी के शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ। जनता पार्टी ने आते ही पहला काम ये किया कि कांग्रेस की जो सरकारें थी उनको कोई ना कोई बहाना बना करके हटा दिया और राष्ट्रपति शासन के अधीन वो चुनाव कराए गए। यानी अगर 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो फिर देश में ऐसी स्थिति दोबारा आ सकती है। इसलिए यदि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन ये केवल विपक्ष की सोच है। मैं इस बिल के न पक्ष में बात कर रहा हूँ न मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तीर तर्कस का मानना है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक उसका हेड होता है, एक टेल होता है। और ख़ास तौर पर हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब ये कानून देश को अर्पित किया तो उन्होंने अपने संशोधन में कहा था कानून का काम व्यवस्था को बनाने का है, लेकिन उसको सही तरीके से व्यवहार में लाने का काम उन प्रतिनिधियों का है जो चुन करके आते हैं। यदि वो प्रतिनिधि अच्छे हैं तो कानून कैसा भी हो देश अच्छे से चलेगा, लेकिन यदि वे प्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं तो फिर कानून कैसा भी हो देश अच्छे से नहीं चलेगा, वहाँ समस्या पैदा होंगी। आज भी स्थिति जो की त्यों है और इन प्रतिनिधियों को चुनकर कौन भेजता है? इन्हें चुनकर भेजते हैं हम सब भारत के मतदाता। लेकिन यहाँ पर भी विवाद जारी है। बिहार में SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, जो बिहार में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उस पर भी विपक्ष को आपत्ति है और आपत्ति के उनके पास बहुत सारे प्रमाण हैं। राहुल गांधी ने PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात कही है, तो दूसरे विपक्षी दल भी 65 लाख वोटों के काटे जाने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पलटकर जवाब दे रहा है। सत्ताधारी दल कह रहा है एक ओर आप सुधार चाहते हैं, दूसरी ओर आप सुधार करने नहीं देना चाहते। यानी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये अभी भी है और ये आगे भी चलेगा। लेकिन इस बिल के पीछे सबसे मज़ेदार बात है, इस बिल को अगर हम गौर से देखें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने शांत ठहरे हुए तालाब में एक पत्थर जानबूझकर उछाल दिया है। चतुर मोदी, उनके मंत्री शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा और दूसरे राजनीति के ऊंचे खिलाड़ी ये काम बड़ी सोच समझ करके कर रहे हैं। अगर हम संसद पर निगाह डालेंगे तो मैं आपको बता दूं, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है। आज की डेट में यदि हम माने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कुल मिलाकर 782 सांसद होते हैं। 240 राज्यसभा में है और 542 लोकसभा में है। यदि हम इनका 2/3 बहुमत को ढूंढ करके निकालते हो तो ये आंकड़ा आता है 361 मतों, जबकि केंद्र सरकार के पास इस समय सारा जोड़ तोड़ करने के बावजूद केवल 293 मत हैं। यानी यदि संसद में इस बिल के ऊपर, वो बिल जो अभी लाया ही नहीं गया है, जिसे JPC को सौंप दिया गया है, 6 महीने तक JPC, जिसमें पक्ष के भी सदस्य होंगे, सत्ता पक्ष के भी सदस्य होंगे और विपक्ष के भी सदस्य होंगे, वे वहाँ पर उस पर मंथन करेंगे, संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे, इसकी धाराओं में सुधार करेंगे। इस सारी प्रक्रिया के बाद ये बिल तैयार होकर सदन के पटल पर रखा जाएगा। यानी इससे पहले विपक्ष को अपनी बात JPC में, जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त संसद, केंद्रीय संसद समिति में रखने का पूरा मौका मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास इतना बहुमत है ही नहीं तो आप इस बिल को पास कैसे कराएंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है आज के हालात में। विपक्ष को पता है कि आप JPC में बैठकर अपनी बात कह सकते हैं, संसद में आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अभी तो इसमें संशोधन की बात ही नहीं है, अभी तो इसमें सुधार की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। अभी से फिर आप क्यों सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं? यानी दोनों पक्ष
अब शतरंज की बिसात पर अपने अपने मोहरे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और मुझे तो एक और आशंका लगी है, इन चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को केवल 240 सीटें मिली। पिछली बार उनके पास 282 सीटें थी, यानी लगभग 42 सीटों का नुकसान हुआ है। उनकी लोकप्रियता घटी है। तमाम सर्वेक्षण कह रहे थे इस बार शायद ये सरकार लौटकर न आएगी तो एक लंगड़ी सरकार के रूप में आए। लंगड़ी तो हुई लेकिन चलने लायक थी, मजबूत बैसाखियों के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव गांधी ने जिस तरीके से 1989 में जब उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे, उन्होंने अचानक ही संसद भंग करवा करके नए चुनाव में जाना उचित समझा। वो जनता को मैसेज देना चाहते थे कि वे न डरते हैं न वे भ्रष्ट हैं। हालांकि उनका ये दांव उल्टा पड़ा। तो कहीं मोदी जी भी एक बार फिर से वही दांव तो नहीं चल रहे? उनके पास संघ का समर्थन है, उनके पास अच्छा बोलने वाले वक्ता हैं, विपक्ष इस समय बहुत थोड़ा बहुत ही संगठित है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश आने वाले समय में इस या उस बहाने से मध्यावधि लोकसभा चुनावों का सामना करने की हालत में आ जाए। हालांकि अभी इस बात को बड़ी मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं क्या होता है संसद में, किस प्रकार की घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं अगले सत्र में जब ये बिल पेश किया जाएगा। एक तो भविष्यवाणी में अभी से कर रहा हूँ, उस सत्र में, आने वाले सत्र में भी जो आज के प्रधानमंत्री बार बार दावा करते हैं दाम कम और काम में दम, लेकिन उस सत्र में भी पिछले सत्रों की तरह काम कम वाला ही सिद्धांत जो का त्यों लागू रहने जा रहा है। अभी तो मैंने केवल ये बात कही है, आने वाले समय में हम देखेंगे सचमुच में होता क्या है। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए घनश्याम बादल को। आप देखते रहिए चैनल तीर्थकश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए। और मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना, आपका जो प्यार मिल रहा है उससे अभिभूत है चैनल तीर्थकश। एक और प्रार्थना कि आप किसी भी एपिसोड को थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।